आप सुन रहे हैं चैप्टर 10 दरवाजे पर दस्तक। मिसेस ओबरॉय ने गुस्से में और झंझा कर ये कह तो दिया कि तान्या ने पैसे नहीं लिए और वो दूर हो गई उनकी फैमिली से। इस बात से मिसेस ओबरॉय तो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि अगर नहीं चाहिए उसे हमारी हेल्प तो ठीक है, और ये बोलकर उन्होंने अपनी बात को मानो विराम से दे दिया। तभी आदित्य धीमी आवाज में उनसे बोलता है, जो भी हो तान्या आज भी आरव की माँ है। माना आज हम दोनों लीगली मैरिड नहीं है, पर मैं उसकी ऐसी हालत देखकर आंखें तो नहीं बंद कर सकता ना। आदित्य को अंदर तक इस बात का सदमा पहुंचा था कि जाने अनजाने तान्या की इस हालत का जिम्मेदार वो भी है। उसने कभी पलटकर तान्या को नहीं देखा, ये सोचते हुए कि डिवोर्स के लिए उसने एलिमनी मनी बहुत ज्यादा दिया था, इससे आराम से तान्या अपनी जिंदगी बिता सकती है। आदित्य आज भी तान्या को आरव की मां के रूप में देखता था और उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। उसने प्यार से अपनी बात तो रख दी मिसेस ओबरॉय के सामने, लेकिन मिसेस ओबरॉय को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने आदित्य को घूरते हुए उससे कहा, ये उसका डिसीजन था, उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए थी। तुम खुद भी उसके अजीब और जिद्दी एटीट्यूड को अच्छे से जानते हो, है ना। जब से वो ओबरॉय फैमिली में आई थी हमारी लाइफ में से प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही थी। अब वो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी और बाकी लोगों से भी बात करने से मना कर देती थी। वो चाहती थी कि बस हम उसकी उंगलियों पर नाचें और उसके आगे पीछे इस घर में घूमते रहें। मैंने एक बार उसे हेल्प ऑफर करके उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, पर उसने मना कर दिया। और हम यहाँ कोई चैरिटी नहीं चलाते हैं, ठीक है। मैं उससे मेरी मदद लेने के लिए भीख तो नहीं मांग सकती थी। मिसेस ओबरॉय ने गुस्से में सही लेकिन अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी। उन्होंने तान्या को एक मदद ऑफर की थी, लेकिन तान्या ने अपने नेचर की वजह से उनसे मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। आदित्य ने फिर से इस बात को संभालते हुए कहा, जो भी हो मॉम, आपको मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। आदित्य, तुम्हारी उससे शादी शुरू से ही एक बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारे पापा ने बिना सोचे समझे उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए उस घटिया औरत के साथ रहना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसने खुद ही डिवोर्स मांग लिया, और अब मैं उसे हमारी फैमिली में वापस आने का कोई मौका नहीं देना चाहती। और वो कोई छोटी सी बच्ची या कोई अनपढ़ गंवार औरत नहीं है जो भूख से मर जाएगी। इस बात को तुम जितने जल्दी समझ लो उतना बेहतर होगा। आदित्य 2 मिनट तो शांति से उन्हें सुनता रहा, पर वो भी बोल उठा। उसने कहा, ये सच है, पर वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रही है माँ, और जब ये सच आरव के सामने आएगा तो वो उनसे नफरत करने लगेगा। आदित्य मन ही मन बस यही बात सोच रहा था कि आरव को क्या लगेगा, आरव पर क्या बीतेगी। और ये बात सच भी तो थी। तान्या कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रही थी, तान्या स्ट्रगल कर रही थी। आदित्य उसकी मदद कर सकता था, लेकिन आदित्य को कभी उसकी मां ने बताया ही नहीं। ब्रेकफास्ट आने तक का इंतजार किए बिना आदित्य खड़ा हुआ और कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। आज उसकी बातों में बातें कम और गुस्सा या नाराजगी ज्यादा नजर आ रही थी। मिसेस ओबरॉय ने कहा, पर तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। उसे पीछे से आवाज लगाते हुए मिसेस ओबरॉय रोकने की कोशिश करती है। आदित्य बिना उनकी तरफ देखे घर से बाहर चला जाता है। आदित्य के मन में अब भी यही सवाल चल रहा था,
मिसेस ओबरॉय को उसे सारी बात बता देनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं बताया उन्होंने? तभी आदित्य के डैड यानी कि नरेंद्र ओबरॉय अपनी वाइफ पर गुस्सा करने लगे। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अपने बेटे से ये बात नहीं छुपाओ, उसे बता दो। मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब भी ये बात उसे पता चलेगी उसे बुरा लगेगा, हर्ट होएगा और वो गुस्सा हो जाएगा। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी मिसेस ओबरॉय उन्हें घूरते हुए कहती हैं, आप जब मुझे ब्लेम कर रहे हो ना, हाँ, इसमें जैसे पूरी की पूरी मेरी ही गलती थी, आपकी तो है ही नहीं। अगर आप शुरू में ही शादी के लिए अग्री नहीं होते ना, तो हम इस सिचुएशन में पड़ते ही नहीं, हमें ये कड़वा घूंट कभी नहीं पीना पड़ता और ना आज हमारा बेटा इस सिचुएशन में होता। अब देखो, आपकी इस गलती की वजह से कोई भी खुश नहीं है, न मैं, न वो, ना ही कोई और ना ही ये परिवार। नरेन परेशान होकर उससे कहता है, तान्या के पिता ने मेरी जान बचाई थी, मरते हुए उनकी एक आखिरी इच्छा थी, तो मैं भला कैसे मना कर देता यार। प्लस मुझे क्या पता था कि इन दोनों की बनेगी नहीं। अब जो भी हो, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं हमारे बेटे की शादी से दूर ही रहूंगा। उसका जिससे मन करे वो शादी कर सकता है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मिसेस ओबरॉय उन्हें एक बार फिर से घूरती है और अपनी कनिंग निगाहों से कहती है, अब आप ये सब क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैंने तो लड़की चूज कर ही ली है और वो है अनु। मैं अनु को तब से जानती हूँ जब वो बहुत छोटी सी थी और मैं हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। वो आदित्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। ये होता है लाइफ पार्टनर, देखना तुम, प्रूव करके दिखाएगी वो। अनु का नाम आते ही मिसेस ओबरॉय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती थी। अनडाउटेडली वो अनु को बहुत पसंद करती थी। दूसरी तरफ तान्या थकान के असर की वजह से अचानक उठ गई। अचानक पुरानी याददाश्त वापस आने की वजह से उसका मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं था। उस पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था और दूसरी तरफ कार एक्सीडेंट की वजह से उस कुछ चोटें भी आई थी और उसे दर्द हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि आज वो घर पर ही रहकर आराम करेगी। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद से प्रखर भी उसकी केयर करने के लिए अपनी बहन के पास ही रुक गया। प्रखर ने उसकी चिंता करते हुए उससे पूछा, दीदी आप पक्का ठीक है ना? हम हॉस्पिटल चलें क्या? तभी तान्या ने सिर हिलाते हुए उससे कहा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने भी कहा था कि कुछ दिन घर पर रहकर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। वैसे भी बेटा चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, अगर होती तो क्या वो मुझे ऐसे हॉस्पिटल से आने देते क्या? नहीं ना, मैं ठीक हूँ और ठीक हो जाऊँगी, तो चिंता मत कर। प्रखर उसकी बहुत चिंता करता था। उसने कहा, पर दीदी अब बहुत वीक लग रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तान्या फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रखर को हंसते हुए कहा, एक रिकवरिंग पेशेंट नॉर्मली ऐसे ही दिखता है बच्चों। उनकी फैमिली फिलहाल हॉस्पिटल का बिल भरना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये बात तान्या बहुत अच्छे से जानती थी और यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। और ऑब्वियसली आदित्य उस ड्राइवर को ऐसे नहीं जाने देता जिसने उसे टक्कर मारी थी, पर वो आदित्य का एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो चुप रही। प्रखर उसे ऐसे नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने उससे फिर कहा, दीदी मुझे लगता है अच्छा होगा कि अगर हम एक बार डॉक्टर को दिखाएं। हमारे पास अब भी कुछ पैसे बचे हैं और काम पर जाने से पहले पापा भी बोल कर गए थे कि मैं
आपको एक बार ना हॉस्पिटल दिखा लाऊं, इसलिए प्लीज़ आप हमारी बात मान जाओ। प्लीज़ डॉक्टर के पास चलो, एक बार बस चेकअप करा के आ जाओ। पर सच तो ये था कि उसके पास चेकअप के लिए भी पैसे नहीं थे। तान्या ने उससे कहा कि उसकी चोट गहरी नहीं है, उसे हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। प्रखर जानता था कि वो जाने से क्यों मना कर रही थी, पर उसे कैसे मनाया जाए, इस तरह देखा भी तो नहीं जा रहा था ना। फिर भी प्रखर उसे मनाता रहा। तब भी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। खटखटाने की आवाज बहुत धीरे थी। नॉर्मली उनके पड़ोसी उनका दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटाते थे, यानी दरवाजे पर बेशक कोई और ही था।